सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। रीट और पटवारी परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों का भविष्य उज्जवल हो। हिंदी भाषा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आज हम दूसरा जो टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुल 35 प्रश्न है। वैसे प्रश्नों को बहुत ही प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर और अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। फिर भी यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह होता है तो आप अपने पास जो प्रमाणिक पुस्तक है उससे आप मिलान कीजिएगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार क्षैतिज में कर दीजिए ताकि हम अच्छी तरह से देख सकें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला आगे बढ़ता रहे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जो आपके दोनों ही परीक्षाओं में आने योग्य है। पहला वाक्य है, मेरे पास केवल मात्र 1000 रुपये हैं। दूसरा है, मेरी केवल एक ही इच्छा है, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। मैंने एक पुस्तक और एक कलम खरीदी। इनमें से आपको सही उत्तर चयन करना है। सही वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, और वो है आपके 4 नंबर ऑप्शन। यानी इनमें से केवल मात्र नहीं आएगा, इसमें केवल एक ही नहीं आएगा, और इसमें जैसे नहीं आएगा, जैसा होगा, और ये बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, साग पात में कौन सा समास है। वैसे ये बिल्कुल सरल प्रश्न है और वह है, इसमें इसका उत्तर होगा, यानी अविभाव है, एक बहुप्रिय है, एक द्विगु है, एक द्वंद्व है। इनमें से कौन सा है, और वह है इसमें 4 नंबर द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें आपके जैसे 3 लिखा हुआ है, 4 कर लें इसको। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वह तुम्हारा साथ दे या न दे मैं दूंगा। ये कौन सा सेंटेंस है, यानी ये कौन सा वाक्य है। इसमें मिश्र वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है, एक सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से आपको देखना है, और यह है आपके संयुक्त वाक्य। अगर इसमें किसी कनेक्टिव का प्रयोग हो जाता है, यानी किसी संयोजक का प्रयोग हो जाता तो ये मिश्र बन जाता। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न में हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। ये कौन सा वाक्य है। सरल है, एक संयुक्त है, एक मिश्र है, एक और 3 दोनों है, यानी सरल और मिश्र दोनों है। इनमें से आपको बताना है, और ये वाक्य है आपके 1 नंबर सरल वाक्य। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ऐसे प्रश्न भी आपके आएंगे। जो बातें बहुत करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। बधिर कहेंगे, बहुभाषी कहेंगे, वाचाल कहेंगे, बतंगड़ कहेंगे, और वो होगा आपके वाचाल। छठा प्रश्न देखिए, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और जिसकी बराबरी का दूसरा न हो, जिसकी बराबरी का दूसरा न हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, और वो होता है अद्वितीय, जिसको अंग्रेजी में यूनिक कहते हैं, यानी जिसके समान कोई नहीं हो, अद्वितीय। सातवां प्रश्न देखिए, आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है, और वो होता है प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना। वैसे आप जानते हैं इसको। प्रेम होना, प्रतीक्षा करना, झिड़की देना, ये नहीं होंगे, आदर सत्कार करना होगा। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है, कान फूंकना मुहावरे का क्या अर्थ है। चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। आपने अंदाज लगा लिया होगा। इसका उत्तर है आपके 4 नंबर दीक्षित करना। यानी दीक्षित करने का अर्थ होता है कि जब कभी कोई गुरु बनाया जाता है तो गुरु अपने शिष्य के कान में कुछ शब्द कहते हैं, उसे कान फूंकना कहते हैं, और ये इसका अर्थ होता है दीक्षित करना। आगे का प्रश्न ये भी मुहावरों से संबंधित है। अन्न को कन्न करना, अन्न को कन्न करना, धोखा देना, बात बिगाड़ देना,
झूठ बोलना, नमक हरामी करना, इनमें से कौन सा होगा? और इसका उत्तर होगा आपके 2 नंबर, बनी बात को बिगाड़ देना। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न में है आपके तद्भव शब्द। इनमें से तद्भव शब्द लिखना है कि इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। गलीचा, उद्वेग, आंसू, अग्नि। वैसे ये अपनी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन ये तद्भव भी नहीं है। उद्वेग, अग्नि, ये तीनों ही तत्सम है, दोनों ही। इसका अर्थ है कि ये आंसू जो शब्द है वो तद्भव है और इसका तत्सम रूप होता है अश्रु। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। ये संधि उपसर्ग से संबंधित है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और इसमें है निर। और निर के भी जैसे मान लो ये जो हलंत लगा हुआ है वो होगा। अगर हलंत लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर निर बिना हलंत का आता, तो आपको इससे ये चयन करना होता है, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो इसके हलंत वाला होगा निर प्लस वाव। 12वां प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। मौर्यकालीन समय में लोग दुखी थे। आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया। इनमें से आपको कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लगता है? और इनमें से जो उत्तर होगा वो होगा आपके 4 नंबर। विद्वतापूर्ण लिखा गया गलत है, विद्वतापूर्वक। चिट्ठी में जो भी कहा है, चिट्ठी में जो भी लिखा है होता है। मौर्यकालीन समय, यानी मौर्यकाल, या तो समय नहीं आना चाहिए, यानी मौर्यकालीन समय के लोग दुखी थे, यानी यहाँ पर ये दोनों नहीं आ सकते। कालीन का अर्थ वैसे ही समय होता है, तो इसमें ये इसका सही रूप होता मौर्य काल में लोग दुखी थे। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से आपको देखना है लहू लुहान, लहू लुहान, लहू लुहान, यानी आप इनमें से देख लीजिए कौन सा जो शब्द है, कौन सी वर्तनी है वो सही है। और इनमें से है आपके 1 नंबर, यानी लहू बड़ा आता है, लू छोटा आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ऐसे शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है उसका चयन करना है। और चतुरंगिणी, कुमुदनी, प्रतिष्ठान, पराकाष्ठा, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? और वो है आपके 3 नंबर। चतुरंगिणी में ये अगर ये छोटी मात्रा होती तो ये सही हो जाता। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। और पराकाष्ठा में टा नहीं आता, ठा आता है, इसमें पराकाष्ठा होता है। तो इसका अर्थ है कि ये तीसरा जो है वो सही है। 15वां देखिए, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष है या कर्मधारय है, बहुब्री है, अव्ययी भाव है, कौन सा समास है? और इसमें समास है आपके 2 नंबर, कर्मधारय समास, यानी विद्या की अर्थी है जिसके पास, विद्या की अर्थी, विद्या का अर्थ, विद्या रूपी अर्थ जिसके पास है, अर्थात 16वां, देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इसमें भी आपके समास है कर्मधारय। 17वां प्रश्न देखिए, विपद जाल। 17वां प्रश्न में विपद जाल का संधि विच्छेद कीजिए। विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल, विपदा प्लस जाल और विपत्ति प्लस जाल। तो इसमें होगा आपके उत्तर इसका 1 नंबर। 18वां प्रश्न देखिए, सम्मति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सम प्लस मति, सन धनमति, सद धनमति, सत धन मति। इनमें से आपके कौन सा होगा? और वो होगा आपके 1 नंबर। 19वां प्रश्न देखिए। 19वें प्रश्न में श्रावण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। श्रावण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। श्रो प्लस अण, श्राव प्लस अन, श्राव प्लस अण, श्रो प्लस अन। और इनमें से होगा आपके
4 नंबर। 20वां, संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अपन संधि पढ़ते हैं, यहाँ पर ये आधा नेम भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? और वो है आपके, यानी ये भी नहीं है, सन प्लस धी भी नहीं होता, सम धन धी भी नहीं होता, और ये सम, यानी इसमें हलंत जिसके लगा हुआ है, ये आपके उत्तर सही है, सम धन धी। 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न में स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, इनमें से पवन, स्वर संधि इनमें से कौन सी है? आप इनका उदाहरण, आप इनका विश्लेषण करके देख सकते हैं। मनहर, नमकार, पो प्लस अन, सम प्लस योग, तो इनमें से आपके ये पवन जो शब्द है इसमें स्वर संधि है, इसका उत्तर होगा 4 नंबर। 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न जिसमें लिखा है कि शयन शब्द में कौन सी संधि है? शयन यानी से धन अन, यानी शयन, और इसमें है आपके व्यंजन भी नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, गुण भी नहीं है, अयादि है इसमें। 23वां प्रश्न देखिए। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये हुआ है आपके, आपको बताना है पैशाची में से, शोरसैनी में से, अर्धमागधी में से और ब्राह्मण में से, और ये हुआ आपके इसमें पैशाची से। यानी महाभारत में एक लेख आता है जिसमें महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख है और उसका स्थान बताया जाता है कश्मीर के आसपास, और वहीं से उन लोगों के संपर्क में रहने के कारण वहाँ की जो भाषा है यानी पैशाचों से संबंधित है, इसलिए वो भाषा है वो पैशाची भाषा से व्युत्पन्न मानी जाती है। पैशाची अपभ्रंश जो है उससे ही पंजाबी भाषा का विकास हुआ। 24वां प्रश्न देखिए। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती पुष्प व्यंजन, अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवा, इनमें से किनको माना जाता है? और वो होते हैं आपके अंतस्थ, जिसमें यरलेव आते हैं। वैसे कई जगह ये और वह इन दो को अर्धस्वर माना जाता है, और कई जो व्याकरण से उनमें सभी में अंतस्थों सभी को अर्धस्वर मान लिया गया है, यानी व्यंजन और स्वरों के बीच माना गया है। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताइए, इसमें से कौन सी संज्ञा है? स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, भूगोल, इनमें से संज्ञा शब्द छांट करके बताना है, और वो है आपके उत्तर होगा इसका 3 नंबर, भूगोल। यानी ये सभी संज्ञा शब्द नहीं होंगे, इनमें से कोई विशेषण है। 25वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न में आपके हैं, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पर्वत, सोना, गंगा, मनुष्य। पर्वत जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है, और ये गंगा व्यक्तिवाचक है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। वैसे ये भाववाचक में आ जाती है, यानी इसका अर्थ है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें गंगा। 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न में निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, इनमें से है आपके, यानी वैसे ये दो तो सीधे पता चलता है कि मूर्खता और निद्रा दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन कपट और सुंदरता इनमें नहीं चलता। इसमें इसका अर्थ है कि इसमें जो कपट शब्द है ये है वो पुल्लिंग है। 28वां प्रश्न आपके देखिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, रेखांकित, यानी इसमें इसके नीचे रेखांकित है, ये रेखा है, ये शब्द जैसे संगति से ये रेखांकित शब्द है, और इसमें कौन सा कारक हुआ है? संगति के द्वारा
और वो होता है इसमें कर्ण में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा होता है, तो इसमें हो जाएगा आपके कर्ण कारक। 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से वो बताना है जो नहीं है। द्वीप, मतंग, करी, गज, इनमें से कौन सा है जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है? और वो है आपके 1 नंबर। वैसे द्वीप जो होता है, अगर ये छोटी की मात्रा होती तो यह हाथी का पर्यायवाची होता, लेकिन बड़ी मात्रा होने का कारण द्वीप का अर्थ होता है टापू। तो इसमें करी, मतंग, गज ये तो हैं और ये द्वीप नहीं है। 30वां प्रश्न देखिए। 30वें प्रश्न में आपके हैं, तलवार का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है जो तलवार का नहीं है? कटी, कृपाण, तेग, सायक। अब देखिए इसमें कृपाण भी है, तेग भी है, सायक, और इसमें यानी कटी वैसे कमर को कहते हैं, और ये सायक है जो है वो तलवार का पर्यायवाची शब्द है। इसका अर्थ है कि इसमें कटी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर। 31वां प्रश्न देखिए, विभावरी शब्द का पर्यायवाची होगा। विभावरी, ज्योत्सना, चंद्रिका, तपसा, क्षणदा। वैसे विभावरी जो है वो रात को कहते हैं, यानी रात्रि का, और इनमें से ज्योत्सना, चंद्रिका ये दोनों चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, और तपसा जो है ये भी ग्रीष्म से संबंधित है, इनसे संबंधित नहीं है, और क्षणदा जो है ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है विभावरी का। तो इसमें होगा इसका उत्तर 3 नंबर। 32वां प्रश्न देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो कमल का पर्यायवाची शब्द है? पद्म, मुकुल, सुमुन, सुमन, कुमुद। और इनमें से आपके हैं कमल का पर्यायवाची शब्द है वो पद्म, क्योंकि माँ सरस्वती को पद्मासनी कहा जाता है, यानी कमल आसन पे विराजमान जो है, इसलिए इसमें पद्म जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए सवाल, साहचर्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? साहचर्य का विलोम बताना है। असहयोग, अलगाव, विनियोग, वैमनस्य, इनमें से कौन सा है? और इसका उत्तर है आपके 1 नंबर, वैमनस्य। साहचर्य का वैमनस्य होता है। ऋजु शब्द का विपरीत या ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सरल होगा, रिजवी होगा, पर्यंक होगा, तिर्यक होगा, इनमें से कौन सा है? यानी ऋजु का अर्थ होता है सरल, तो विलोम शब्द सरल हो नहीं सकता। पर्यंक पलंग को कहते हैं। ऋजु का टेढ़ा यानी तिर्यक, तिर्यक का अर्थ होता है वक्र, और ऋजु का है वो तिर्यक या वक्र है वो पर्यायवाची विलोम शब्द है। तो इसका अर्थ है कि इसमें उत्तर होगा आपके 4 नंबर। अगला देखिए 34वां प्रश्न में है, निम्न में से सघोष अल्प प्राण, सघोष होना चाहिए और अल्प प्राण होना चाहिए, और वो है आपके क है, द है, छ है, ग है, कौन सा है? वो है आपके इसमें उत्तर होगा 2 नंबर, द। अगला और लास्ट प्रश्न 35वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीता ने दूध पिया, कौन सा वाक्य है? सीता ने दूध पिया कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उपयुक्त तीनों ही है, कौन सा है? और ये है वह आपके कर्मवाच्य, यानी ये कर्मवाच्य है, सीता ने दूध पिया। ये थे आपके 35 प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगले टेस्ट तक आप अगला जो टेस्ट होगा उस समय तक इंतज़ार करें, और इन प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों में अगर मान लो कोई सुधार भी करना हो, आप भी जैसे ये भी कह सकते हैं कि एक ही विधा से संबंधित, जैसे मान लो
सारे प्रश्न मुहावरों से संबंधित हो, सारे प्रश्न आपके पर्यायवाची से संबंधित हो। इसके आधार पर यदि आपके टेस्ट की श्रृंखला की जाए तो शायद एक एक करके यानी बहुत अधिक उनमें अच्छा सुधार भी हो सकता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रश्नों का चयन करना पड़ता है। जैसे मुहावरों से संबंधित है तो मुख्य मुख्य मुहावरे हैं, उनका चयन करके और आपके वीडियो बनाया जा सकता है। तो आप यदि किस प्रकार के प्रश्नोत्तर चाहते हैं या ये चाहते हैं कि हमें किसी टॉपिक को पढ़ाया जाए, जैसे हमें जैसे वाक्य पढ़ाने हैं या क्रिया पढ़ानी है, तो वो भी आपको पढ़ाया जा सकता है। यानी बहुत अच्छा और अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवाया जा सकता है प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर, और जहाँ तक मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर भी। तो आप ज़रूर बताएं। मेरे ये जो व्हाट्सअप नंबर हैं, इनसे आप व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। जुड़ कर के भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि आपको किस प्रकार की कक्षा चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें।